डोनेशन हुआ था। हमारे जो गार्ड्स कोरोना पॉजिटिव आए थे उन लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया है और इन पे उत्साह देखा जा रहा है सर। ये लोगों ने बिना छुट्टी किए और दिन रात अपनी सेवा में बराबर उपस्थित रहते हैं सर। अजीत प्रसाद। ये बताइए, आज आप लोग ब्लड डोनेट कर रहे हो, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप लोग? जी, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अपने आप लोगों ने फैसला लिया ब्लड डोनेट करना है क्योंकि आजकल खून की जरूरत है? जी, अपने आप दिमाग में आया ब्लड डोनेट करना है, कैसे मोटिवेट हुए आप लोग? मैं तो इसको बहुत खुशी से मैं ये मतलब दान करना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली बाकी स्टेट से बेहतर नहीं है, वो आंकड़े आप सबके सामने हैं, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट हमारा बहुत अधिक हुआ है। नहीं तो आज हमारी संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती थी और उसका श्रेय अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो सीधे तौर पर जब बहुत बुरी हालत थी, यहाँ तक कि डेड बॉडीज़ को क्रिमेट करने की हमारे पास सुविधा नहीं थी और अस्पतालों में ढेर लगे हुए थे, ऐसे समय पर जो माननीय गृह मंत्री जी की इंटरवेंशन है उससे दिल्ली को बहुत मदद मिली और दुनिया में एक तरीके से रिकॉर्ड कायम हुआ कि मात्र 10 दिन के भीतर 31,000 बेड्स जो हैं वो हमने दिल्ली में अरेंज किए। तो मैं इसमें माननीय गृह मंत्री जी का और बाकी अन्य एजेंसीज का, खासतौर पे आईटीबीपी, डीआरडीओ, इन सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत कम समय में इतना आगे काम किया। और आज एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, सम्मान की दृष्टि से आज जो है कारगिल दिवस है और कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरे सब SC/ST मोर्चा के भाई बहन और युवा मोर्चा के भाई बहन खड़े हैं, जो कि आज इस ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए ही दिया जा रहा है। भारत और चीन के फौजी तातुल को कम करने के लिए और कशीदगी को खत्म करने के बीच बातचीत का दौर भी जारी है, जहां गुज़िश्ता रोज एक बार फिर WMCC की मीटिंग हुई, जिसमें चीन के बयान के मुताबिक मस्बत नताइज के इशारे मिले हैं। वहीं चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक LAC पर पुरअमन माहौल के लिए दोनों ममालिक का मुज़ाकराती अमल को जारी रखना वक्त की अहम तरीन जरूरत है और इसी के तहत WMCC की मीटिंग में भी एक मुस्बत पहल देखी गई। इन तमाम मामलात पर डिफेंस एनालिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, आइए दिखाते हैं। में समझौता हुआ है कि पूरी तरह से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होगा और जल्दी से होगा। इसको सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर चिंतन करने की जरूरत है। पहला, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाते हैं। यदि चीन का कैरेक्टर देखिए, DNA देखिए, तो 1962 के चीन का DNA क्या रहा है? वो धोखेबाज देश है, धोखा देता है। सवाल ये है कि क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? एकदम नहीं। एक और बिंदु कि चीन के दृष्टिकोण में पूरी तरह से विश्वास डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। हिंदुस्तान ने चीन के साथ कई एग्रीमेंट साइन किए, पंचशील 1954, 1993, 1996, 2005, 2013। क्या हुआ? जितने भी प्रावधान थे, एग्रीमेंट्स थे, इन संधियों के दृष्टिकोण से जमीनी स्तर पे वो कार्यान्वित हुए नहीं। चीन ने पूरी तरह से उन प्रावधानों का, उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया है। तो ये जो डिसएंगेजमेंट है, इसके दो बिंदु हैं। पहला है डिसएंगेजमेंट, दूसरा है डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट सफर की शुरुआत है, डी एस्केलेशन सफर का अंतिम स्टेशन है। ये हमको समझना चाहिए। हम लोग को कब जो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, अभी एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, इसको हमको एक कंप्लीट फुल प्रूफ वेरिफिकेशन प्रोसेस का स्ट्रक्चर बना के जमीनी स्तर पे उसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि चीन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हम लोग को अपना ट्रुप्स को रिडक्शन नहीं करना। खाना काबा का गिलाफ 9 जिलहज को तब्दील किया जाएगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से मक्का के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल के ने यह गिलाफ काबा के मुंतजिम साहिब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शअबी के हवाले कर दिया है। सयाह रंग और कुरानी आयात से सजे हुए गिलाफ को हर साल इसी तारीख को तब्दील किया जाता है, क्योंकि हुजाज वो दिन हज के अहम तरीन रुख वकूफ़ अरफा के लिए अरफात के मैदान में गुजारते हैं और काबे में हुजूम नहीं होता।
तारीख की किताबों में दर्ज है कि क़ब्ल इस्लाम के दौर में यमन के बादशाह तौबेल हमीरी ने काबे को पहली बार गिलाफ से ढका। इसने इस मकसद से यमन का बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल किया। इसके बाद आने वालों ने कभी चमड़े का गिलाफ बनवाया और कभी मिस्र का कुब्ता कपड़ा मंगवाया। इस जमाने में कस्वा की एक से ज्यादा नहीं होती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में फतह मक्का के बाद हज के मौके पर काबे को सुर्ख और सफेद यमनी कपड़े से ढक दिया था। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में इस पर सफ़ेद गिलाफ डाला जाता था। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने भी इसके लिए सुर्ख गिलाफ का इंतज़ाम किया था और गिलाफ को रेशम के बाद सयाह और सब्ज रंगों में रंगा जाता है और खुसूसी केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये साफ व शफाफ रहे। सूती कपड़े को भी इस तरह धोया और रंगा जाता है जहां पर गिलाफ को मजीद खूबसूरती मिलती है। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में हका सोफिया मस्जिद में 86 बरसों बाद नमाज जुमा अदा की गई। बैनुल अक़वामी तनकीद को दरकिनार करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रवा माह के शुरू में ही इस मशहूर म्यूजियम के बतौर मस्जिद बहाली का एक फरमान जारी किया, जिसके फौरन बाद ही तुर्की की एक आला अदालत ने यह फैसला सुनाया कि 8 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे कब्ल हैग की सोफिया मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर एक म्यूजियम बनाया गया था। इस इमारत को यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्सा साइट के तौर पर भी दर्ज किया गया। इसके बाद इसका नाम दी ग्रैंड आया सोफिया रखा गया। हजारों की तादाद में मुसलमान इस मस्जिद में 86 बरसों में पहली बार नमाज जुमा अदा करने के लिए इस्तांबुल पहुंचे। ये पहले ईसाइयों का चर्च था, जिसके बाद इसे मस्जिद में तब्दील किया गया और फिर म्यूजियम बनाया गया, लेकिन इसे एक बार फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने 500 के करीब मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा इफ्तिताही नमाज में शिरकत की। उनने क़ब्ल ऐलान किया था कि इस म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करते हुए इसे नमाज के लिए खोल दिया जाएगा। उनने इसे तुर्की के नौजवानों के ख्वाब से ताबीर किया। पहली नमाज का हिस्सा बनने के लिए हजारों मर्द व ख़वातीन, जिनमें बहुत सारे लोग शामिल थे जो तुर्की के कई दीगर इलाकों से सफ़र करके आए थे। कई अफराद बहुत पहले ही इसके अतराफ क़याम पजीर थे ताकि पहली इबादत का सवाब हासिल कर सकें। तुर्क ज़राए अबलाग की खबरों के मुताबिक दर्जनों नमाजी एक पुलिस चौकी के रास्ते को तोड़कर आए और सोफिया की तरफ बढ़ने लगे और कोरोना वायरस के एहतियाती इकदाम की तरीकों को नज़रअंदाज किया गया। इस दौरान यूनान और अमेरिका में ऑर्थोडॉक्स चर्च के रहनुमाओं ने इफ्तिताही नमाज के मौके पर योम सोग मनाने का एहतमाम किया और कई मकामात पर यूरोप के अंदर एहतजाज भी हुए। ताहम इनके इस इस्लाम पसंदाना इकदामात को मगरिब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आया सोफिया के म्यूजियम की हैसियत को तब्दील करने से वाशिंगटन और इसके करीबी इत्तेहादी रूस से ताल्लुकात सख्त हो सकते हैं, लेकिन सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि अर्दोगान को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी क्योंकि इसका मुल्क दुनिया की बड़ी मईशतों में इस वक्त शामिल है। वादी कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर रणबीरगढ़ पंजी नारा श्रीनगर में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए जबकि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दका इतला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने दौरान शब ही मुश्तरका तौर मुहासरा किया और अलसुब तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक किया जबकि गोलियों के तबादले में 2 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। हलाक हुए मिलिटेंटों से फोर्सेज ने एक AK-47 और दीगर गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया है। ताहम मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए ऐसा कल शाम को हमारे पास कुछ खबर मिली थी जिसमें यहाँ पर 2 टेररिस्ट थे, टेक्निकल इनपुट थी एंड इसमें से 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं। किसी भी सिविलियंस का या कोई और यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी शनाख्त थी, कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये अभी थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, इस पर जब मालूम चलेगा हम आपको बता देंगे। कब से सर्च ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, कब से प्लान किया आपने? नहीं, हमारे पास में खबर कल